बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है कि गुज़िश्ता 6 माह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक जंगी माहौल है और उसके पीछे वजह बताई जाती है बिहार का इलेक्शन। तो मैं आपको बता दूं कि मोदी की सियासी कब्र खुद चुकी है, क्योंकि पहला मरला बिहार के इंतखाबात का मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त वहाँ पे क्या सूरत हाल है, इस पे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि चीन ने अपना सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट फ्यूजन को कमीशन कर दिया है अपनी आर्मी के अंदर, और दुनिया के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट हैं, एक अमेरिका के पास और अब एक चीन ने बना लिया है। इसकी क्या अहमियत है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन साथ में आपको ये भी बता दें कि जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई है CNN की, सैटेलाइट से तस्वीरें ली गई हैं जिसमें बताया गया है कि किस तरह चीन ने अपनी रॉकेट फोर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में इंतहाई नाकाबिले यकीन तब्दीलियां की हैं। उसकी डिटेल आपके सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा कि इस वक्त अमेरिका ने ऑर्डर दे दिया है कि 10 लाख ड्रोन जो हैं वो फौरी तौर पे ख़रीद रहे हैं। मुबैना तौर पे 1 साल के अंदर अंदर वो ये ले लेंगे, और कोई ये कह रहा है कि ये 1 से 2 साल के अंदर ये होगा। लेकिन इसके साथ ही लाखों ड्रोन सालाना बुनियादों पे वो ख़रीदेंगे और उसको एज ए गोला बारूद के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। उसके पीछे क्या साइंस है, ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। अब आपको पता है कि यूक्रेन और रूस की जंग काफी अरसे से जारी है और FPV ड्रोन बहुत ज्यादा मशहूर हुए यूक्रेन के, और कई फुटेजेस हमारे पास आई कि ड्रोन का सेंसर किस तरीके से इंसान को ट्रेस कर रहा है, और जैसे ही उसको ये पता चलता है कि ये एक इंसान है और जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर फीड किया हुआ होता है वो फौरी तौर पे टक्कर मारता है इंसान के साथ और फट जाता है खुदकश हमलावर की तरह, और उस फौजी को वहीं पे हलाक कर देता है। तो अब लाखों की तादाद में ड्रोन छोड़ने का मतलब यह है कि कोई भी फौज और उसके दस्ते टैंक्स वगैरह आ रहे हो, वहां पे आप ड्रोन छोड़ दें, उसके बाद ड्रोन जाने और वो लोग जाने, और आपको इंसानी जो जाने हैं उसके ज़िया से आप बच सकते हैं। बहरहाल कहा यह जा रहा है कि इस वक्त रूस यूक्रेन जंग से जो कुछ भी सबक सीखा और पाकिस्तान और भारत की जंग से दुनिया ने जो सबक सीखा, उसके बाद दुनिया में जंग के असूल बदल चुके हैं। जब टायर आया था तो आपको पता है कि सदियों के सफर लम्हों में तय हो गए थे, घोड़ों पे सवारियां खत्म हो गई थी, फिर जहाज आया, फिर दीगर चीजें आई। तो अब इस वक्त जो दौर से हम गुजर रहे हैं वो बहुत ही खौफनाक दौर है, और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर असले की दौड़ शुरू हो चुकी है। अब जाहिर सी बात है, वेस्ट से खबरें आ रही हैं तो यहाँ से खबरें नहीं आएंगी। ईरान से खबर आई है कि ईरान ने 10,000 किलोमीटर रेंज वाला मिज़ाइल जो है उसका टेस्ट किया है, और 10,000 किलोमीटर रेंज वाले मिज़ाइल को टेस्ट करने का मतलब यह है कि ईरान ने जिस तरह इसराइल का जीना हराम किया था मिज़ाइल मार मार के, ये मिज़ाइल अब अमेरिका को भी मार कर सकते हैं, और ईरानी मिज़ाइल जो हैं वो अमेरिका में पहुँच सकते हैं। तो अब मिज़ाइल जो असल बन रहे हैं वो बन रहे हैं चीन के अंदर। अब CNN ने एक तहकीकात की, उसके मुताबिक 2022 से जो चीन है वो मिसाइल की तैयारियों में मसरूफ है, और PLA रॉकेट फोर्स, अब आपको पता है कि पाकिस्तान ने भी अपनी फौज के अंदर रॉकेट फोर्स को बनाने का ऐलान किया है और उसके ऊपर काम बड़ी तेजी के साथ जारी है, काफी काम तो कंप्लीट हो चुका है। तो PLA रॉकेट फोर्स से मुंसलिक 136 टन सी बात, मैं बिल्डिंग्स की बात कर रहा हूं, उन बिल्डिंग्स में 60% से ज्यादा तामीरात जो हैं वो ड्रामाई तौर पे उनमें इजाफा हुआ है, और 21 मिलियन मुरब्बा फुट से ज्यादा की इमारतें उसमें शामिल की गई हैं। जो नई तामीरात की गई हैं उनमें बंकर्स, टेस्टिंग सेंटर्स, हथियारों की तैयारी से मुताबिकत रखने वाले ढांचे शामिल हैं, और मिसाइल के अज्जा जो मुख्तलिफ जगहों पे बनते हैं उनकी तैयारी के लिए मुख्तलिफ जगहें दिखाई गई हैं कि यहाँ पे ये सारा का सारा काम हो रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि जब से रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई है उस वक्त से चीन ने अपनी प्रोडक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा शुरू कर दिया है, और इस हवाले से वो नए जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक अपने
रॉकेट्स और रॉकेट फोर्स का काम कर रहे हैं और यकीनी तौर पे पाकिस्तान के पास भी कुछ उसी तरह का ब्लूप्रिंट है। अब इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि चीन के फ्यूजियान एयरक्राफ्ट के बारे में बड़ी खबरें चल रही हैं, लेकिन अब चीनी सदर ने वहां पे जाके बाकायदा इसका आगाज कर दिया है और पीएलए के अंदर ये एयरक्राफ्ट इंडक्ट हो चुका है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार इस एयरक्राफ्ट के अंदर ऐसी क्या बात है। इस एयरक्राफ्ट के अंदर ये बात है कि जो जहाज इस पे से उड़ सकते हैं, ये पूरे का पूरा एक मिलिट्री बेस है और ये मिलिट्री बेस चलता फिरता समंदर के अंदर किसी भी जगह पे जाके एक अहम किरदार अदा कर सकता है। और आपको पता है कि अमेरिका ने अपनी मिलिट्री के सर के ऊपर पूरी दुनिया के ऊपर राज किया है और अब उसको टक्कर देने के लिए चाइना भी मैदान में आ चुका है। तो अब जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास वो ये है कि फ्यूजियान CV-18 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसको चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी का तीसरा और सबसे जदीद एयरक्राफ्ट कैरियर करार दिया गया है और ये टाइप 003 क्लास का पहला जहाज है। 17 जून 2022 को ये लॉन्च हुआ और अब 2025 अक्टूबर के अंदर इसको सर्विस के अंदर शामिल कर लिया गया है। ये दुनिया का दूसरा ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट सिस्टम से इसके अंदर इस्तेमाल होता है। ये बड़ा ही दिलचस्प चीज़ है, ये मैं आपको भी आगे जाके बताता हूँ। जो अमेरिकी जेराल्ड आर फोर्ड क्लास के बाद ये वाहिद जहाज है जो कि इस वक्त दुनिया के अंदर पाया जाता है। इसका फुल लोड 80,000 टन है और इसके साथ ही लेंथ वगैरह भी इसकी 320 मीटर है, विड्थ इसकी 376 मीटर है जो कि इसकी फ्लाइट डेक है सिर्फ और सिर्फ। और इसकी जो स्पीड है पानी में चलने की वो 30 नॉट से ज़्यादा है। 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापलिस और इसके साथ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अरेस्टिंग गियर भी इसके अंदर मौजूद हैं। अब देखें होता क्या है जब ये इस तरह की चीज़ें शामिल की जाती हैं और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सपोर्ट होती है तो बड़े से बड़े जहाज़ कम से कम एरिया के साथ कम से कम एनर्जी लगा के वो जो है हवा में प्रवास कर सकते हैं। और इस एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर 40 से 50 तैयारे मौजूद हैं, जबकि जिसमें J-15T भी शामिल है और इसके साथ ही J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट भी खास तौर पे पीएलए नेवी के लिए बनाया गया वो इसके अंदर मौजूद होगा। और सबसे अहम आपको पता है कि हमारे पास अवैक्स था जिसकी मदद से फायर किए गए J-10C से PL-15 और उसने आखिरी मंजिल तक पहुंचाया। ये अवैक्स जो होता है ये एक बड़ा सारा त्यारा होता है जिसमें एंटीने लगे हुए होते हैं, रडार्स लगे हुए होते हैं और इसकी रेंज 600 किलोमीटर तक होती है। और ये जब उड़ता है फिजा के अंदर तो ये पूरे का पूरा आपका जासूसी नेटवर्क होता है जो कि तमाम के तमाम अटैकिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ट्रेस कर रहा होता है और कमांड सेंटर को इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। तो KJ-600 पाकिस्तान मांगने की कोशिश कर रहा है और J-15D जो कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का माहिर है और उसके साथ ही UAVs यानी ड्रोन्स, ये सब उस एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर मौजूद हैं और जो कि उसको लेके उड़ सकते हैं। ये पहला कैरियर जो कि MVDC पावर से EMALS यानी EMALS हम आमतौर पे कहते हैं 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट्स को, ये उसको इस्तेमाल करता है जिससे इसकी काबिलियत में इजाफा हो जाता है और J-35 जैसे हैवी तैयारों को फुल फ्यूल लोड के साथ लॉन्च करने की सलाहियत रखता है। और समंदरी तजर्बात में KJ-600 भी कामयाबी से इसके अंदर टेस्ट हो चुका है और हम ये देख रहे हैं कि इंडो पैसिफिक से लेके अमेरिकी फोर्ड क्लास तक को चैलेंज करने के लिए ये एयरक्राफ्ट कैरियर इस वक्त मैदान में आ चुका है। लेकिन उसके साथ ही मोदी की सियासी कब्र खोदने के लिए भी मैदान पूरे का पूरा सज चुका है। बिहार के इलेक्शन जाहिर सी बात है पहला फेज शुरू हो चुका है, कंप्लीट भी हो चुका है। दूसरा फेज 11 नवंबर को होगा और उसके बाद 14 नवंबर से काउंटिंग शुरू होगी। अब आपको पहले बिहार को समझने की जरूरत है। बिहार इस वक्त इंडिया की 3rd लार्जेस्ट स्टेट कहलाई जाती है। अब इसके साथ ही यहाँ पे जात पात का बहुत ज़्यादा फैक्टर है। यही वजह है कि लालू प्रसाद यहाँ पे लालू प्रसाद यादव एक मशहूर नाम है बिहार के नाम से, वो यहाँ पे 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुके हैं और जो उनके मुखालिफ जो किसी वक्त में उनके साथ मिल के काम कर सकते थे नीतीश
कुमार, वो भी इसी निचली जात से उनका ताल्लुक है और पिछले 10 साल से वो वजीर आजम है और बीजेपी के वो साथ हैं। अब यहाँ पे बिहार के अंदर 13 करोड़ की आबादी है और उसमें से सिर्फ 11% लोग जो हैं वो ऊंचली जात से ताल्लुक रखते हैं और वो ऊंची जात से ताल्लुक रखने वालों के पास वहाँ पे ज़मीनें हैं, नौकरियाँ हैं, उनकी हैसियत वहाँ पे ज़्यादा है और इसके साथ ही वहाँ पे इंस्टीट्यूशन के ऊपर कब्जा भी इन्हीं का है। अब हम ये देख रहे हैं कि बिहार का जो पहला फेज कंप्लीट हुआ है उसमें 64.44% जो वोटिंग टर्न आउट रहा है, जबकि पिछले इलेक्शन में ये 55% के करीब था। तो 10% टर्न आउट ज्यादा का मतलब यह है कि नई नौजवान नस्ल ने ज्यादा से ज्यादा यहां पे वोट डाले हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि मोदी ने यहाँ पे 10 चक्कर लगाए, 10 रैलियों से इन्होंने खिताब किया। अमित शाह वहाँ पे महाराष्ट्र से लेके असम तक के वज़ीर आला वहाँ पे दौरा कर चुके हैं और इनका जो इत्तेहाद है वो है नीतीश कुमार। इसको समझने की ज़रूरत है कि जो जनता दिल यूनाइटेड के नाम से एक पार्टी है और बीजेपी हमेशा ही अपना वज़ीर आला नीतीश कुमार को अनाउंस करती थी, लेकिन इस दफा बीजेपी आजादाना तौर पे इलेक्शन लड़ रही है और नीतीश कुमार उनका इत्तेहादी है। ये अब बाद में डिसाइड होगा कि कौन कितनी सीटें लेता है और वजारत आला के ऊपर किसका हक बनता है। लेकिन उसके मुकाबले में कांग्रेस के साथ जो इस वक्त मौजूद है वो लालू प्रसाद यादव का बेटा तेजस्वी यादव है। वो इस वक्त कांग्रेस के साथ मिलके और दीगर पार्टियों के साथ मिलके उसने एक इत्तेहाद बनाया और इस इत्तेहाद का नाम है महागठबंधन इत्तेहाद। और अब दावे ये किए जा रहे हैं कि जनाब 234 सीटें हैं, इन 234 सीटों के ऊपर जो है में से तकरीबन 111 सीटों के ऊपर इंतखाबात हो चुके हैं। 122 नशिस्तों के ऊपर जो है वो 11 नवंबर को होंगे। तो बहरहाल इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि इन दोनों के अंदर बहुत सख्त मुकाबला चल रहा है और एक डार्क हॉर्स भी है इसमें। वो डार्क हॉर्स है प्रशांत किशोर, जो कि जन स्वराज पार्टी जिसका नाम है, और ये वो शख्स है जिसने मोदी की पहली दफ़ा जब वो वज़ीर आज़म बने थे तो उनकी इंतखाबी हिकमत अमली इन्होंने तैयार की थी। इनको बहुत बड़ा इंतखाबी हिकमत साज कहा जाता है और कहा यह जा रहा है कि ये शायद आसमां अर्श पे पहुंच जाए और शायद ये फर्श पे ही रह जाए। लेकिन इनका इस वक्त नारा ये है कि मोदी ने बिहार के अंदर इंडस्ट्री इसलिए नहीं लगने दी क्योंकि वो चाहता है कि यहाँ का सारा मजदूर जो है वो गुजरात में जाके उनकी फैक्ट्रियों के अंदर काम करे। तो इस वक्त मोदी के बारे में कहा यह जाता था कि शुमाली भारत के अंदर बिहार की रियासत जो है वो हिंदी हार्टलैंड के नाम से मशहूर है। जितनी भी रियासतों में इलेक्शन हुए हैं मोदी के नाम पे हुए हैं, लेकिन अब यहाँ पे भी मोदी के नाम पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है और उसमें बड़ा जोर लगाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर ये हार जाता है तो इसकी कबर जो है यहाँ पे खुद जाएगी, क्योंकि ट्रंप ने ऑलरेडी ही मोदी की साख को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। और अगर मोदी यहाँ से जीत गया तो वो कहेगा कि देखें पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो बिहार जहाँ पे आज तक बीजेपी जीत ना सकी, आज मोदी जीत गया और इस वक्त पूरी मुल्क के अंदर मोदी का डंका बज रहा है और जिसका जो दीगर रियासतें हैं उनके इंतखाबात में भी इसका बहुत ही गहरा असर पड़ेगा। बहरहाल मेरी नज़र में मोदी की सियासी कब्र खुद चुकी है, आपको रिजल्ट बहुत जल्द मिल जाएगा और इस हवाले से 14 नवंबर के बाद फाइनल फैसला आ जाएगा। ये इस वक्त सूरत हाल है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरीके से ये सारा जंगी माहौल बनाया गया और ट्राई सर्विसेज मशकें इस वक्त भारतीय फौज की चल रही हैं और जिनको इंतखाबात के हिसाब से ही 10 नवंबर तक रखा गया है वो भी ख़त्म हो जाएंगी और शायद इस खित्ते के अंदर थोड़ा सा अमन आ जाए। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।